हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं एनएलसेट का 2028 का जो पेपर होगा उसकी आप तैयारी कैसे कर सकते हो, पेपर का पैटर्न क्या है, किस तरीके से आप इसका आपका अप्रोच होना चाहिए एग्जाम को क्रैक करने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट कि 3 साल के एलएलबी के और भी ऑप्शंस हैं, बट एनएलसेट ही क्यों देना चाहिए। तो देखो, सबसे पहली चीज तो एनएलएसआईयू इंडिया का बेस्ट लॉ स्कूल है। पहले क्या होता था, 5 ईयर की लॉ के लिए ही वो अवेलेबल था। अभी पहली बार उन्होंने, कुछ पिछले 4-5 साल हो गए हैं, तब से 3 साल की लॉ भी इंट्रोड्यूस करी है। मुझे याद है, जब पहले ईयर में हमारे यहाँ से बच्चे निकले थे तब हम लोग भी बहुत स्केप्टिकल थे कि कैसा होगा, क्या होगा। बट विद टाइम एनएलएस ने ना 3 ईयर एलएलबी को बहुत सीरियस लिया है। उन्होंने पहले फिर स्ट्रेंथ बढ़ाई। देयर वाज अ टाइम जब इंटरव्यू भी होता था इसके लिए, बट अभी वो सब खत्म हो चुका है। तो बात करते हैं मुद्दे पे। एनएलएसएट का जो एग्जाम है, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के, जो 3 साल के एलएलबी है, मेरे हिसाब से 3 साल की लॉ के लिए वन ऑफ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो ये एग्जाम आपको देना ही देना चाहिए। ठीक। पेपर पैटर्न क्या है? ऑफ कोर्स आप ग्रेजुएट होने चाहिए, तब आप ये एग्जाम दे पाओगे। मतलब पेपर पैटर्न मतलब एलिजिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। अब पेपर पैटर्न पे बात करते हैं, ठीक है। ये जो पेपर है ना, ये 2 पार्ट में डिवाइड है गाइड्स, ठीक। पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो होता है वो 75 मार्क्स का एमसीक्यू होता है, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रेंशन, जो पैसेज बेस आपके इंग्लिश के जो पैसेजेस होते हैं ना, वैसे वाले क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस मतलब करंट अफेयर्स, एंड क्रिटिकल रीजनिंग, ये तीनों सेक्शन आते हैं। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है इस एग्जाम में, कि जो 75 मार्क्स के ये एमसीक्यूज है ना, इसमें ऐसा नहीं होगा कि करंट अफेयर का अलग सेक्शन है, क्रिटिकल रीजनिंग का अलग सेक्शन है, रीडिंग कॉम्प्रेंशन का अलग सेक्शन है, नहीं। ये कंबाइन सेक्शन आता है, मतलब एक पैसेज आता है, उसी में मिक्स मिक्स क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे ही नंबर ऑफ पैसेजेस में मिक्स क्वेश्चन रहते हैं, सीए के भी रहते हैं, आरसी के भी रहते हैं, सीआर के भी रहते हैं। आरसी मतलब रीडिंग कॉम्प्रेंशन, सीआर मतलब क्रिटिकल रीजनिंग। पार्ट बी जो है आपकी, वो सब्जेक्टिव है। उसमें आपको आंसर राइटिंग करनी होती है। 75 मार्क्स का ये पार्ट बी होता है, जिसमें 6 क्वेश्चंस 12 मार्क्स के लीगल की आंसर राइटिंग होती है, प्लस 15 मार्क्स का एक एस्से होता है। तो ये आपका 75 मार्क्स का ये हो गया, ठीक। एक और इंपॉर्टेंट चीज, पार्ट ए में जब एमसीक्यू बेस्ड है, उसमें गलत आंसर पे 0.25 नेगेटिव है, अनअटेम्प्टेड पे भी 0.25 नेगेटिव है, मतलब सभी लगा के आने हैं, कुछ छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि नंबर तब भी कटने हैं, ठीक। ये मंथ वाली चीज आप इग्नोर करना, क्योंकि आप अपने हिसाब से कब तैयारी शुरू कर रहे हो, यू नो बेटर। बट एनएलसेट के एग्जाम को क्लैट की तरह प्रिपेयर करने की गलती मत करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें पार्ट बी है, जो कि क्लैट जैसे एग्जाम्स में नहीं है, तो बहुत डिफरेंट है। एक और चीज, एनएलसेट के एग्जाम को किसी और 3 साल के लॉ के जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो उससे भी अलाइन करने की कोशिश मत करना, वो आप अलग कर लो। बट एनएलसेट का एग्जाम इज वेरी डिफरेंट, ठीक। सबसे पहली चीज, ये गेम जो है ना, रीडिंग का है। आपको ज्यादा से ज्यादा रीड करना है। द हिंदू डेली पढ़ना शुरू करो, 1 घंटा दो। आपका करंट अफेयर कवर होगा, रीडिंग स्पीड बढ़ेगी, इंग्लिश अच्छी होगी। अगर इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश स्पीकिंग की बात नहीं हो रही, इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश रीडिंग, ये दो चीज आपकी अच्छी है, थोड़ा फेवरेबल हो। बट अगर नहीं है तो ये करना पड़ेगा, क्योंकि इस एग्जाम में वो नीडेड है, ठीक। तो वो चीजें हैं। तो न्यूज़पेपर रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके काम आएगी। रीडिंग कॉम्प्रेंशन आपका बढ़ेगा, करंट अफेयर बढ़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एस्से है ना आपका, वो आपका एनालिटिकल अप्रोच पे आता है। जैसे करंट अफेयर के टॉपिक्स पे ऐसे आते हैं, ऐसे ऐसे नहीं आते कि महात्मा गांधी जी के बारे में लिख दो, नहीं। आप पे ऐसे आएंगे कि अभी कॉकरोच बोला था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जज ने, क्या है इस पे, या फिर ये अभी जो ये कॉकरोच जनता पार्टी वाला प्रोटेस्ट हुआ है उस पे आ सकता है, या फिर जो इसराइल वाला वॉर चल रहा है उस पे आ जाएगा, और वो भी एनालिटिकल टाइप का। मतलब ऐसे ऐसा आएगा कि वो ना आपको अपने थॉट्स लिखना है, फैक्ट्स नहीं लिखना है। तो ये सब ना जो द हिंदू के एडिटोरियल्स होते हैं, वहां से आर्ट जो है डेवलप होती है। तो वो चीज है। दूसरी चीज, प्रीवियस ईयर पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीजें ध्यान रखना है आपको, है ना। अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ, ये जो लिखा है ठीक है। सबसे पहली चीज, आपके सोर्सेस क्या होने चाहिए। तो क्रिटिकल रीजनिंग एंड आरसी के लिए ना, कैट नॉट क्लैट, एमबीए वाले कैट की बुक्स मंगा लो, प्रैक्टिस करो। हाई लेवल की आरसी, हाई लेवल की सीआर प्रैक्टिस करो। प्लस रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं, पढ़ना जरूरी है। तब भी अगर रीडिंग इंप्रूव नहीं हो रही है, तो नॉवेल पढ़ो, बुक्स पढ़ो, और थोड़ी अच्छी इंग्लिश पढ़ो। क्योंकि रीडिंग का ही पूरा गेम है। इस एग्जाम को टाइम का ही खेल होता है। जो भी बच्चे हमारे यहाँ से निकलते हैं हर साल, लास्ट टू लास्ट ईयर अरुणिका करके एक बच्ची थी, सेकंड रैंक आई थी उसकी, अलोकिता, नॉट अरुणिका। तो सेकंड रैंक आई थी उसकी एनएल सेट में। तो वो बताया था, मतलब ये बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि आपकी इंग्लिश रीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे अब किसी किसी बच्चे के साथ ये एडवांटेज होता है कि वो पहले से ही थोड़ा इंग्लिश वाले बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनकी रीडिंग अच्छी होती है।
बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिनकी नहीं है, ऐसे भी एग्ज़ाम्पल्स हैं, आप कर सकते हो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि बुक्स पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, उस तरीके से चीज़ें करो। अब एक और इस पेपर का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है पार्ट ए इज़ द गेटकीपर। ये क्यों लिखा है यार हमने? पार्ट ए अगर आपने नहीं सही किया ना, आपकी पार्ट बी की कॉपी चेक नहीं होगी। पार्ट ए इज़ द क्वालिफाइंग एग्ज़ाम। अगर आप उसमें अच्छा नहीं करोगे, पार्ट बी की कॉपी चेक नहीं होगी। दूसरा, पार्ट बी में एनालिस्ट वाले बहुत एवरेज मार्किंग करते हैं। वहाँ ऐसा नहीं होगा कि 75 में से 75 मिल जाएँगे, 70 मिल जाएँगे। भाई डिस्क्रिप्टिव है ना, तो 12 में से 7, 8, 9, 6, 7, 8 ऐसे नंबर मिलते हैं, ठीक? ऐसे में 15 में से 10 मिल जाएँगे, 11 मिल जाएँगे मैक्स टू मैक्स। तो नंबर कहाँ बनाने हैं? 75 में से जो पार्ट ए है, पार्ट ए में मुझे याद है आदित्य एक बच्चा था हमारे यहाँ, 21 रैंक आई थी उसकी एनालिसिस में। तो ही स्कोर्ड इन पार्ट ए अराउंड 61 मार्क्स, 65 मार्क्स, और पार्ट बी में ज़्यादा कुछ नहीं था, तो 99 वाइन पे सिलेक्शन हो जाता है। फॉर जनरल कैटेगरी द सेफ स्कोर विल बी 98, 99, फिर बाकी आप लोग रिजर्वेशन उसी हिसाब से देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनएलसी 2028, डिस्क्रिप्शन में जाओ, हमारी वेबसाइट या ऐप पे क्लिक करो, या नंबर भी दिया है, आप कॉल भी कर सकते हो। हमारे कोर्स का लिंक है, जाइए चेक करिए, डेमो क्लासेस देखिए, अगर अच्छा लगता है तो यू कैन एनरोल इन योर सेल्फ देयर। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है ना, फिर हम हैं। आई विल टेक केयर ऑफ इट, माय टीम विल टेक केयर ऑफ इट, आवर टीचर्स विल टेक केयर ऑफ इट। हम आपको समझाएँगे। बट इफ सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए भी बता रहा हूँ, और अगर आप कहीं कोचिंग भी ले रहे हो, तब भी ये वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा कि पेपर क्या है, कैसा है, ठीक है? ये टाइमिंग मैं देखो इसके बहुत खिलाफ हूँ, क्योंकि हर इंसान के लिए टाइमिंग डिफरेंट है। तो आपका लेकिन तरीका क्या रहना चाहिए बता देता हूँ। आपने प्रिपरेशन शुरू करी, पहले महीने आप मॉक वॉक ज़्यादा मत सोचो, प्रीवियस ईयर पेपर देखो, और बेसिक इस एग्जाम के पहले सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस समझ लो, पूरा समझ में आ गया। एक लीगल आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो, एक ऐसे की प्रैक्टिस करो। पार्ट ए में करंट अफेयर की मैगजीन उठा लो, प्रतियोगिता दर्पण होती है, अगर आप किसी कोचिंग में इनरोल हो तो उसकी उठा लो। मेरा सजेशन है इनसाइट्स ऑन आईएएस करके एक यूपीएससी की मैगजीन है, वो देखो, या दृष्टि, या किसी भी यूपीएससी की मैगजीन करो, क्योंकि करंट अफेयर वाला जो एस्से है ना, वो वहां से कवर होगा। जो क्लैट व्लैट की मैगजीन्स होती है ना, वो शॉर्ट हैंड रहती है, वो आपके लिए इतना प्रोडक्टिव नहीं होगी, तो वो करो। फिर दूसरी महीने से मॉक स्टार्ट करो वीकली 10 डेज़ में, फिर तीसरे मंथ में फिर वीक में 2 मॉक पे आओ। तो जैसे आप हमारे कोर्स एनरोल करोगे, यू विल गेट अराउंड 30 मॉक्स, तो इट्स अ गुड नंबर ऑफ मॉक्स जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो मॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक? तो ये वाली चीज़ें हैं, एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो भी आपको देखना है। सिंपल सी बात है, रीड करो, थिंक करो, एनालिसिस करो, राइट करो, रिपीट करो। दिस इज़ फॉर पार्ट बी। पार्ट ए के लिए यू नीड टू लर्न करंट अफेयर्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्रिटिकल रीजनिंग में थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा कैसे होना है, एंड दिस इज हाउ यू कैन मेक इट। अब क्वेश्चन ये है कि सर हो पाएगा क्या, बड़ा कम सीट है और हम यहाँ बैठे हैं। तो देखो ऐसा नहीं होता है, जब आप एग्जाम देने लगते हो ना, तो हर किसी को ये लगता है कि भैया ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत बड़ी चीज है, कैसे होगा, इतना कंपटीशन है। लेकिन आपको बताऊं, किसी भी एग्जाम को ना सही से देने वाले बच्चे ना 20 से 30% होते हैं, 70% तो बस भेड़ चाल में चल रहे होते हैं। तो आपका कंपटीशन ना, फॉर एग्जाम्पल अगर 5 बच्चे दे रहे हैं तो असली कंपटीशन 2 बच्चों में ही होगा। 50 दे रहे हैं तो असली कंपटीशन 10 लोगों में होगा। तो ये तो सोचो ही मत कि इतने नंबर्स है, नंबर्स पे कभी जाना ही नहीं होता है। दूसरा कि बिल्कुल हो सकता है, जहाँ बैठे हो, जहाँ सिचुएशन है अभी, वो डिसाइड नहीं करेगा फ्यूचर क्या होगा। अगर दिमाग से ही हार जाओगे तब तो आगे वैसे भी नहीं होगा ना। तो ये वाली चीज़ है, ठीक है? तो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।